नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका ई पाठशाला के चैनल पर। मैं हूँ ऋतिका। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर, जो है प्रेमगन की छाया स्मृति, जो लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता थे और पुरानी हिंदी कविताओं के भी बड़े प्रेमी थे। कौन? लेखक। लेखक के पिताजी जो है फारसी के अच्छे ज्ञाता थे और पुरानी हिंदी कविताएं भी पढ़ना उनको अच्छा लगता था। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उनको बहुत आनंद आता था। यानी कि लेखक के जो पिताजी थे वे फारसी कवियों की उक्तियां और हिंदी कवियों की उक्तियों को मिलाकर पढ़ते थे, जिनसे उनको बड़ा आनंद मिलता था। वह रात को रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सभी लोगों को इकट्ठा कर बड़े चिंताकर्षण ढंग से पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उनको बहुत प्रिय लगते थे। यानी कि लेखक के जो पिताजी थे उनको हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक भी अच्छे लगते थे। उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। जब उनकी बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्ज़ापुर हुई तब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी। यानी कि लेखक की पिताजी की जब बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्ज़ापुर हुई तब लेखक की अवस्था सिर्फ 8 वर्ष की थी। उससे पहले ही भारतेंदु के संबंध में एक मधुर भावना मेरे मन में जगी रहती थी। किसके? लेखक के मन में। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र मन मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती थी। यानी कि इसमें लेखक कहते हैं कि सत्य हरिश्चंद्र का जो नाटक था उसमें राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र दोनों उनको एक जैसे ही लगते थे। हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिलीजुली भावना, एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में करती थी। मिर्ज़ापुर आने के कुछ दिनों के बाद सुनाई पड़ने लगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहाँ रहते हैं, जो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं, जिनका नाम है उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी। भारतेंदु मंडल की एक सजीव स्मृति के प्रति मेरे मन में कितनी उत्कंठा रही होगी, ये अनुमान करने की बात है। इसमें लेखक कहते हैं कि भारतेंदु के प्रति उनके मन में इतनी लालसा रही होगी क्योंकि वह बचपन से ही उनकी कहानियां पढ़ते आ रहे हैं। मैं नगर से बाहर रहता था। यानी कि लेखक जो है वह नगर से बाहर रहते थे। एक दिन बालकों की मंडली जोड़ी गई जो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे। यानी कि चौधरी साहब से मिलने के लिए लेखक ने एक बालकों की मंडली जोड़ी। वह अगवा हुए। यानी कि अगवे का यहाँ पे मतलब है जो लेखक को बता रहा है कि चौधरी साहब का घर कहाँ है। मील 1.5 सफर का तय हुआ। पत्थर के एक बड़े से मकान के सामने हम लोग खड़े हो गए। यानी कि जो बालकों की मंडली जोड़ी थी लेखक ने, वे सब चौधरी साहब के मकान के पास सामने की ओर खड़े हो गए। नीचे का बरामदा खाली था और ऊपर का बरामदा सघन लताओं से आवृत था, यानी कि ढका हुआ था। बीच बीच में खंबे और खुली जगह दिखाई दे रही थी। उसी ओर देखने के लिए मुझसे कहा गया। यानी कि लेखक को कहा गया कि उस ओर देखो। कोई न दिखाई पड़ा। लेखक को कोई दिखाई नहीं दिया। सड़क पर कई चक्कर लगे। कुछ देर पीछे एक लड़के ने उंगली की ओर इशारा किया। यानी कि कुछ देर देखते हुए एक लड़के ने इशारा किया। लता प्रधान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई दी। यानी कि लता प्रधान जो सबसे बड़ी लता होती है उसके बीच उनको एक मूर्ति दिखाई दी। दोनों कंधों पर बिखरे हुए बाल थे। एक हाथ खंबे पर था। देखते ही देखते यह दृष्टि से ओझल हो गई। यानी कि जब लेखक ने उनको देखा तो उनके दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे और हाथ जो था वो खंबे पर था, और देखते ही देखते वह उनकी दृष्टि से गायब हो गई। बस यही पहली झलकी थी। यानी कि यही एक पहली झलकी थी लेखक की प्रेमघन की। जो मैं सयाना होता गया तो हिंदी के नूतन के प्रति मेरा झुकाव बढ़ता गया। यानी कि लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव जो है वो बढ़ता गया। क्वीन कॉलेज में पढ़ते समय स्वर्गीय बा रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के सहपाठी थे। यहाँ लेखक ये कहते हैं कि क्वीन कॉलेज जब वो पढ़ते थे तो बा रामकृष्ण वर्मा उनके पिताजी के दोस्त थे। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्राय मेरे यहाँ आया करती थी। यानी कि लेखक के घर में उस समय भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें भी आया करती थी और पिताजी उन पुस्तकों को छिपाकर रखने लगे। उन्हें डर हुआ कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट ना जाए। यानी कि लेखक का जो झुकाव है वो साहित्य की तरफ इतना बढ़ गया कि उनके पिताजी को डर होने लग गया। यहाँ पे चित्त का मतलब होता है मन। यानी कि लेखक के जो पिताजी हैं उनका मन इतना डर गया कि कहीं लेखक का मन पढ़ाई से हट ना जाए, मैं बिगड़ ना जाऊं। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ जी पाठक के एक हिंदी पुस्तकालय खोला। यानी कि उसी टाइम पे जो पंडित केदारनाथ है उन्होंने एक पुस्तकालय खोला, यानी कि एक लाइब्रेरी खोली। मैं वहां से पुस्तकें लाकर पढ़ा करता था। एक बार एक आदमी करके मेरे पिताजी बारात में मुझे काशी ले गए, काशी भेजा। यानी कि लेखक के पिताजी ने लेखक को काशी भेजा। मैं उसी के साथ घूमता फिरता था। चौखंबे की ओर जा निकला। वहीं एक घर में से पंडित केदारनाथ जी पाठक निकलते दिखाई दिए।
यानी कि जब लेखक काशी घूम रहे थे तो उन्होंने पंडित केदारनाथ जी को भी वहाँ निकलते हुए, एक मकान से निकलते हुए देखा। पुस्तकालय में वे प्राय देखा करते थे, यानी कि जो लेखक है वह जब पुस्तकालय जाया करते थे तो पंडित केदारनाथ जी को भी देखा करते थे। इससे मुझे देखते ही वह वहीं खड़े हो गए। बात ही बात में मालूम हुआ जिस मकान से वे निकले थे वे भारतेंदु जी का था। यानी कि जब वे केदारनाथ जी से मिले और बातचीत की तो बातों ही बातों में उनको ये पता चला कि ये तो भारतेंदु जी का घर है। मैं बड़ी चाह और कौतूहल की दृष्टि से कुछ देर उस मकान की और ना जाने किस भावनाओं के साथ लीन होकर देखता रहा। यानी कि यहाँ पे लेखक जो है अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं कि वो किस तरीके से पंडित भारतेंदु जी के मकान को देखते रहे। पाठक जी मेरी भावुकता देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बहुत देर बातचीत करने के बाद भारतेंदु जी का मकान के नीचे वह हृदय परिचय बहुत ही शीघ्र गहरी मैत्री में बदल गया। यानी कि जब वे उनसे बात कर रहे थे तो बात करते करते जो पंडित केदारनाथ जी हैं उनसे उनकी बड़ी ही गहरी मैत्री हो गई। 16 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते समवयस्क हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मुझे मिल गई। यानी कि जब लेखक 16 वर्ष के हुए तो उनका जो हिंदी साहित्य के प्रति जो इतना खास लगाव था उसके साथ साथ जो होने की वजह से उनको कई दोस्त भी मिले जो हिंदी साहित्य को उन्हीं की तरह बहुत प्रेम करते थे, जिनका नाम था काशी प्रसाद जी हालना जायसवाल, बा भगवान दास जी हालना, बा पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर त्रिवेदी मुख्य थे। यानी कि ये सभी जो थे वे हिंदी साहित्य ये सभी दोस्त हिंदी साहित्य के प्रति बहुत ही लगाव रखते थे। हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा इस मंडली में बराबर रहा करती थी। मैं भी अब अपने आप को लेखक मानने लगा था। यानी कि इस मंडली में शामिल होने के बाद वह जब लेखक अपने आप को भी एक लेखक मानने लग गए थे। हम लोगों की बातचीत प्राय लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती थी, जिसमें निसंदेह शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ करता था। जिस स्थान पर मैं रहता था यानी कि लेखक जो हैं जिस स्थान पर रहा करते थे वहाँ पर वकील, मुख्तार, कचहरी और अफसरों की अमलों की बस्ती हुआ करती थी। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी ही लगती थी। यानी कि जहाँ लेखक रहा करते थे वहाँ पर उन लोगों को उर्दू ना आने की वजह से उर्दू भाषा जो है उनको बड़ी अनोखी लगती थी। इसी से इन्होंने हम लोगों का नाम निसंदेह रख दिया था। यानी कि जो लेखक की मंडली थी वे ज़्यादातर उर्दू शब्द का इस्तेमाल करते थे और जो वहाँ के लोगों को समझ ना आने की वजह से उन्होंने उनकी मंडली का नाम निसंदेह रख दिया था। मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान सब जज आया करते थे। एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। इसी बीच उधर जा निकला। पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए कहा, इन्हें हिंदी का बहुत शौक है। चट जवाब मिला, आपको बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पे लेखक के पिताजी और सब जज की बातचीत चल रही है। वे पूछते हैं कि लेखक के पिताजी कहते हैं कि इन्हें हिंदी का बहुत शौक है, तो वो कहते हैं कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो इनकी सूरत देखते ही वाकिफ हो गया। यहाँ पे वाकिफ का मतलब है जान गया। मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी, यह इस समय नहीं कह सकता। आज से 30 साल पहले की बात है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं इस समय नहीं कह सकता, ये तो 30 साल पुरानी बात है। चौधरी साहब जो अब अच्छी तरीके से परिचय हो चुका है, अब उनके यहाँ मेरा आना जाना लेखक की हैसियत से रहता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि से प्रेम और कौतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहा करता था। यानी कि चौधरी साहब का और लेखक का जो है प्रेम और कौतूहल का एक अद्भुत मिश्रण ही रहता था जब वो मिलते थे। यहाँ पर वे कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। बसंत पंचमी और होली इत्यादि के अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर अदा से रियासत और तबीयत दारी टपकती थी। यानी कि वे इतने रिच थे, इतने अमीर थे कि जब भी वे कोई त्यौहार या कोई चीज़ मनाते थे तो उनकी इस अदा पर तबीयत दारी टपकती थी। कंधों तक बाल लटक रहे थे। आप इधर उधर टहल रहे हैं। एक छोटा सा लड़का पान की तश्तरी लिए पीछे पीछे लगा हुआ है। बात की काट का क्या कहना, जो बातें उनके मुंह से निकल जाए वह एक विलक्षण वक्रता रहती थी। यहाँ पर विलक्षण वक्रता का मतलब है कि उनकी बात का लहजा, वह जब भी कोई बात बोला करते थे वह बहुत ही अच्छे ढंग से बोला करते थे। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम अलग रहता था। यानी कि जो वो बात करते थे वह अलग रहता था और जो वो लिखते थे वह अलग रहता था। नौकरों तक का उनके साथ एक संवाद सुनने लायक रहता था। यानी कि जो नौकरों से बात करते थे वह भी एक अलग ही तरीका था। अगर किसी नौकर के साथ कभी कोई गिलास वगैरह गिर जाए तो उनके मुंह से यह निकलता, कार्य बचा के नहीं। उनके प्रश्नों के पहले क्यों साहब अक्सर लगा रहता था।
वे लोग प्राय बनाया करते थे, उनसे मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की फिक्र में लगे रहते थे, यानी कि उनको हमेशा कुछ ना कुछ कहा करते थे। मिर्ज़ापुर में पुरानी परिपाटी की एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहा करते थे, जिनका नाम था वामनाचार्यगिरी। यानी कि जब लेखक मिर्ज़ापुर रहते थे तो मिर्ज़ापुर में भी एक प्रतिभाशाली कवि रहा करते थे, जिनका नाम था वामनाचार्यगिरी। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ने लगे। अंतिम चरण रह गया था। चौधरी साहब ने बरामदे पर कंधों पर बाल चिपटाए खड़े खंबे के सहारे खड़े दिखाई दिए। छठ कविता पूरी हुई और वामना जी ने एक कविता ललकारा और कहा, जिसका अंतिम अंश था, खंबा टेकी खड़ी रही जैसी नारी मुगलाने की। यहाँ पर ये बातचीत चल रही है कि जब वामनाचार्य जी चौधरी साहब को देखते हैं, वे ज़्यादातर खंबा टेक कर ही खड़े रहते हैं, तो उनको देखते हैं उनके मन में एक कविता आई, खंबा टेकी खड़ी रही जैसे नारी मुगलाने की। यानी कि वो खंबा टेक कर खड़े रहते हैं, जैसे लगता है कि मुगलाने की कोई नारी हो। एक दिन कई लोग बातचीत कर रहे थे, इतने में एक पंडित जी वहाँ आए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है? पंडित जी ने जवाब दिया, कुछ नहीं, आज एकादशी है, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। प्रश्न हुआ, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है? एक दिन चौधरी साहब एक पड़ोसी उनके यहाँ पहुंचे। देखते ही सवाल हुआ, क्यों साहब, एक लफ्ज में अक्सर सुना करता हूँ पर उसका ठीक अर्थ समझ ना आया। आखिर घनचक्कर का मानी क्या है, उसके क्या लक्षण है? यानी कि एक पड़ोसी है, वह चौधरी साहब से पूछता है कि घनचक्कर का क्या मतलब है, उसके क्या लक्षण होते हैं। पड़ोसी वहाँ से बोले, वाह क्या मुश्किल बात है, एक दिन रात को सोने के पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो जो काम किए हैं वह सब लिख जाइए और पढ़ जाइए। मेरे सहपाठी पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे बा भगवान दास हालना बा भगवान दास मास्टर, इन्होंने उर्दू बेगम का एक बड़ी विनोदप्रिय पुस्तक लिखी थी। यानी कि ये सब जो दोस्त थे लेखक जी के, वह सब मिलके उन्होंने एक उर्दू बेगम एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उर्दू की उत्पत्ति प्रचार का वृतांत एक कहानी के ढंग में दिया गया है। कई आदमी गर्मी के दिनों में छत पर बैठे चौधरी साहब से बातचीत करते हैं। चौधरी साहब के पास एक लैंप जल रहा था। लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी, यानी कि बहुत तेज जलने लगी। चौधरी साहब नौकरों को आवाज देने लगे। मैंने चाहा कि बढ़कर बत्ती नीचे गिरा दूं, यहाँ पर लेखक कहते हैं, पर लक्ष्मी नारायण ने तमाशा देखने के विचार में मुझे धीरे से रोक दिया। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण के दोस्त हैं। चौधरी साहब कहते जा रहे हैं, अरे जब फूट जाई तभी चलत आवा, यानी कि जब लैंप फूट जाएगा तभी मेरे पास आना। अंत में चिमनी ग्लोब के सही चकनाचूर हो गई और चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ ना बढ़ा। उपाध्याय जी की नगरी को भाषा मानते थे, यानी कि जो लेखक है वो बद्रीनाथ चौधरी जी की जो नगरी है उसको भाषा मानते हैं। बराबर नगरी भाषा लिखा भी करते थे, यानी कि वे बराबर नगरी भाषा भी लिखा करते थे। कौन? लेखक। उनका कहना था कि नागर अपभ्रंश जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई है वही नगरी कहलाई है। यहाँ पे अपभ्रंश का मतलब होता है कि अलग अलग भाषाएं जो हम बोला करते हैं। तो यानी कि लेखक कहते हैं कि जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं वह ही एक नगरी कहलाती है। इसी प्रकार वे मिर्ज़ापुर को लिखकर मिर्ज़ापुर लिखा करते थे, यानी कि जो लेखक है वो मिर्ज़ापुर की जगह मिर्ज़ापुर लिखते थे, जिसका अर्थ होता था लक्ष्मीपुर में समुद्र जा पुत्रीपुर। तो ये था चैप्टर प्रेमगन की छाया स्मृति। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।